नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपन लाइव ना आकर के रिकॉर्डेड आपको टेस्ट दे रहे हैं। तो मैं एक बार रिकॉर्डेड का रुझान जानना चाह रहा हूँ कि रिकॉर्डेड का क्या रुझान है। कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि सर आप जब लाइव आते हो उसके बाद हम तो उस समय टाइम नहीं रहता है, क्योंकि घरेलू कामकाजी जो गृहिणियाँ वगैरह है, माताएं बहनें, वो जुड़ती है, तो उस समय खाने का टाइम रहता है 7:30 बजे। तो उन्होंने कहा हम इस टेस्ट को बाद में देखते हैं। तो बीच में जो आप नाम बोलते हो, बच्चों के साथ जो इंटरेक्ट करते हो, वो बीच बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा था। तो आप ऐसा कीजिए कि आप रिकॉर्डेड टेस्ट बना दीजिए। हम पेज पर ऐसे लाइन कर लेंगे कि कितने गलत हैं कितने सही हैं, और इस प्रकार से हम तुलना कर लेंगे। तो 2-3 दिन तक आप वीडियो अपलोड करते रहें, तो हम उसके बाद अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वापस आपको बता देंगे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आज अपन जो रिकॉर्डेड टेस्ट है वो आपको दे रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। नंबर 1 क्वेश्चन है। तो देखो, शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल सही है कि शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है। उसके बाद में देखिए, बुद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, तो बिल्कुल सही बात है, बुद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। और अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल इंसान मरते दम तक सीखता है, तो ये क्या है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है। क्यों? क्योंकि विकास है वो आपकी कैसी प्रक्रिया है, विकास है वो एक गुणात्मक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? गुणात्मक। मैं पेन दूसरा ले लेता हूं, ये गुणात्मक प्रक्रिया है, ना कि मात्रात्मक। तो ये बात आपकी सत्य नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं। गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि है वो इसके कितने भाग होते हैं। तो इसका आपको जवाब देना है सभी विद्यार्थियों को। स्क्रीन पर आपके देखो 8, 5, 7, 6 लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको बताना है कि गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं। तो इसके 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। टेक्निकल टीम से निवेदन कि वो रिमोट के माध्यम से इसको आगे लेते रहे, रिमोट ले लीजिए और इसको आगे करते रहे, ठीक है। तो गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं? तो इसके भाग होते हैं आपके 5। ऊपर नीचे वाले से होगा, ऊपर नीचे वाला ना, हाँ। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ लोग नए लोगों में क्या होते हैं, आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें उच्च है। तो उनमें कौन सी बुद्धि उच्च है कि वो जो नए लोगों से जब भी मिलते हैं तो उनके साथ बढ़िया तरीके से समायोजित हो जाते हैं। तो शैक्षिक लब्धि, बुद्धि लब्धि, आध्यात्मिक लब्धि या सांवेगिक, सांवेगिक कर लेना यहाँ पर, सांवेगिक लब्धि। तो कौन सी लब्धि तेज है कि वो नए लोगों के साथ आसानी से क्या हो जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं। सभी लोग जवाब देना, और इसका सही जवाब होगा सांवेगिक लब्धि। तो सांवेगिक लब्धि है वो इनका एकदम परफेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, कि संवेगात्मक बुद्धि की संकल्पना के प्रणेता हैं। तो जो संवेगात्मक बुद्धि है उसकी संकल्पना के प्रणेता कौन है? स्किनर है, डेनियल गोलमैन है, थॉर्नडाइक है, या पीटर सोलवे एंड जॉन मेयर है। तो इसका जवाब देना है। स्क्रीन पर है आपके ऑप्शन, तो इसका जवाब देते रहे। तो इसका सही जवाब होगा पीटर सोलवे एंड जॉन मेयर। ये इसका एकदम क्या होगा, परफेक्ट जवाब होगा विद्यार्थियों। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अपनी यात्रा को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 का कैरियो था ना, 5 कैरियो है कि डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सी डेनियल गोलमैन के द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता नहीं है। तो संवेगात्मक बुद्धि में क्या था, जो आपकी समझ है, जो आपके भावनाओं पर नियंत्रण है, ऐसी चीजें जो संवेगों से रिलेटेड बातें आती है। तो इसमें देखो, तो इसमें आपको क्या करना है, मैं थोड़ा समय देता हूं, वरना विद्यार्थी बोलेंगे कि सर समय नहीं देते। तो मैं थोड़ा आपको समय देता हूं, तब तक आप इसमें चेक कीजिए कि कौन सा जवाब सही होगा। संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है। तो जवाब देते रहे, सभी लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा मुझे कि कौन कौन जवाब दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहे हैं। तो सभी लोगों को जवाब देना है भैया ना, जवाब देते रहे आप कंटिन्यूअसली। देखो, वैसे चैट बॉक्स आपके पास चल रहा होगा क्योंकि मैंने इसको शेड्यूल कर दूंगा, ठीक है ना, 7:30 से शेड्यूल कर दूंगा लगभग। तो आप इसका जवाब देते रहें
सभी विद्यार्थियों के जवाब का इंतजार रहता है कि वे विद्यार्थी जवाब देंगे, क्योंकि जब ये शेड्यूल रहेगा उस समय मैं आपके नाम वगैरह पढ़ता रहूंगा साथ साथ में, है ना, क्योंकि ये रिकॉर्डेड तो अभी 7:30 से पहले हो रहा है। तो आप इसका जवाब दें कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, क्वालिटी वगैरह एक बार चेक कर लो, क्वालिटी एक बार फिर से चेक कर लो प्रतीक से। नहीं, ये चेहरा आज पता नहीं क्यों ब्लैक ब्लैक आ रहा है यार, इतने काले तो पैदा ही नहीं हुए थे अपन। ठीक है ना, तो इसको एक बार चेक कर लीजिए। एक बार देख लो। देखिए इसमें आत्म चेतना ये संवेगों से रिलेटेड बात है, आत्म नियंत्रण खुद पर नियंत्रण भी संवेगों से रिलेटेड बात है, सामाजिक कौशल है तो सामाजिक कौशल भी खुद से रिलेटेड है, मतलब संवेगात्मक बुद्धि से रिलेटेड चीज है सामाजिक कौशल, क्योंकि उसके संवेगों पर नियंत्रण अच्छा होगा तभी वो क्या कर पाएगा, समाज में अच्छी तरीके से सामाजिक कौशल उसमें डेवलप रहेगा, समाज के लोगों के साथ बढ़िया तरीके से इंटरेक्ट कर पाएगा। खुद पर नियंत्रण भी चाहिए, आत्म चेतना होनी चाहिए, खुद को अच्छे तरीके से जानेगा तभी दूसरे लोगों के साथ बढ़िया तरीके से इंटरेक्ट कर पाएगा। ठीक है, अब ठीक आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इस तरफ कर दो क्योंकि वो केबल वगैरह ना, हाँ ये वाली तो और कर दो इसको। ओके ठीक है, तो इसमें आत्म संतुष्टि है वो इससे रिलेटेड नहीं है, भावनात्मक बुद्धि से बाकी है। ठीक है ना, तो ये कोई माइनर मतलब बारीकी वाला क्वेश्चन था, ऑप्शन बहुत बारीक बारीक थे, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर से जरूर ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में कौन सम्मिलित नहीं है, कि भाई ऐसा कौन है जो बुद्धि लब्धि के भिन्न भिन्न होने के अंदर नहीं आता है। तो देखो बुद्धि लब्धि से जो चीज रिलेटेड नहीं है वो आपको डालनी है। ठीक है ना, तो बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताएं, भाई किसी की कम बुद्धि लब्धि है, किसी की ज्यादा बुद्धि लब्धि है, तो उनसे कौन रिलेट नहीं करता। देखो मंद बुद्धि है ये तो रिलेट करता है, बुद्धिमान भी रिलेट करता है और औसत बुद्धिमान भी रिलेट करता है। क्यों? क्योंकि ये सब आईक्यू के बेस पर ही छांटे जाते हैं बुद्धि लब्धि के आधार पर, लेकिन कला में रुचि ये बुद्धि लब्धि के आधार पर नहीं होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है ना विद्यार्थियों, तो इसको मैं साफ कर देता हूं, फिर कोई कंफ्यूज हो जाए कि सर ने किसको सही माना है, तो जो ब्लू कलर में है उसको अपन ने सही माना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार बुद्धि एक सार्वभौम क्षमता है, किसके अनुसार बुद्धि एक सार्वभौम क्षमता है, ये बात आप लोगों को बतानी है कि किसके अनुसार बुद्धि एक सार्वभौम क्षमता है। तो देखो किसके अनुसार बुद्धि एक सार्वभौम क्षमता है ये चीज बताइए, तो ये एक परिभाषा होती है और ये परिभाषा है आपकी वेस्टलर की। किसकी है? वेस्टलर की। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 8 कि आमतौर पर बौद्धिक स्तर की गणना शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ संबंधित है। कैसे से संबंधित है आपको बताना है। तो देखो आमतौर पर क्या होता है, जो बौद्धिक स्तर होता है ना उसकी गणना शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर, तो जितना अच्छा बौद्धिक स्तर होगा शैक्षणिक प्रदर्शन उतना ही शानदार होगा। इसका मतलब जो बौद्धिक स्तर की गणना है वो शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ अत्यधिक से संबंधित है। कैसे से संबंधित है? अत्यधिक से संबंधित है, बहुत ज्यादा रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मेयर एवं सोलवे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के साथ संबंधित नहीं है, मतलब भावनात्मक बुद्धि का जो कंसेप्ट है उसमें शामिल नहीं है। तो कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के साथ शामिल नहीं है, इसका जवाब देना है आप सभी को। जवाब देते रहे। देखो भावनात्मक बुद्धि उसमें समझ आती है, समझ भावनात्मक बुद्धि में रहती है। प्रत्यक्षण का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज की नाम पहचान व्याख्या वगैरह ये सभी, तो प्रत्यक्षण मतलब उस चीज को अच्छी तरीके से जानना, ये आ जाएगी। प्रबंधन मैनेजमेंट भी आपकी भावनात्मक बुद्धि पर इफेक्ट मारता है। ठीक है ना, भावनात्मक बुद्धि है उसको इफेक्ट करती है मैनेजमेंट को, लेकिन रचना है इसका भावनात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। तो ये आपका डी ऑप्शन है वो इसमें सही माना जाएगा। नेक्स्ट एक मिनट देख लो। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 है, बुद्धि का अधिकतम विकास कौन सी अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है कि बुद्धि का अधिकतम विकास कौन सी अवस्था में होता है। प्रौढ़ अवस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। तो ये तो सीधा सीधा फैक्ट है। आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है इसका। ठीक है ना, मैं देख लेता हूँ कितने मिनट रिकॉर्डिंग हो गई है। तकरीबन 9 मिनट की होगी, 15 मिनट में समेट देंगे इसको। ठीक है ना, तो इसमें किशोरावस्था है वो आपका एकदम परफेक्ट जवाब होगा। किशोरावस्था में भावनात्मक बुद्धि ये बुद्धि है उसका अधिकतम विकास होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 11 है,
बुद्धि के विकास के संबंध में इंगित जुड़वा अध्ययनों के परिणाम करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना है कि बुद्धि के विकास के संबंध में इंगित जुड़वा अध्ययनों के परिणाम करते हैं। वातावरणीय कारकों की तुलना में आनुवंशिक कारक अधिक महत्वपूर्ण है। न तो आनुवंशिक और नहीं वातावरणीय कारक महत्वपूर्ण है, आनुवंशिक कारकों की तुलना में वातावरणीय कारक अधिक महत्वपूर्ण है, या फिर आनुवंशिक और वातावरणीय दोनों कारक महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बता दूं, बुद्धि के मामले में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये डी है वो आपका करेक्ट माना जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्वयं एवं दूसरे के भावों एवं अनुभूतियों को देखने, समझने एवं उनमें विभेद करने की योग्यता को क्या कहते हैं? एक तो खुद के, स्वयं के, और एक दूसरे के भावों एवं अनुभूतियों को देखने, समझने और उनमें विभेद करने की जो योग्यता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आध्यात्मिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई आप दूसरे के भावों को बढ़िया तरीके से समझ लेते हो, अपने भावों को बढ़िया तरीके से समझ लेते हो, बढ़िया कम्युनिकेशन रखते हो, तो ये आपकी संवेगात्मक बुद्धि है। तो ये आपकी क्या है? संवेगात्मक बुद्धि है। आपको संवेगों की बहुत ही अच्छी क्या है? समझ है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 13 है आपके सामने। बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए विद्यार्थियों, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो देखो, बुद्धि वंश क्रम और पर्यावरण की देन है, ये बात बिल्कुल सही है। भाई बुद्धि एक तो जन्मजात होती है और वातावरण भी उसको इफेक्ट मारता है। ठीक है, बुद्धि लिंग भेद नहीं करती, बिल्कुल बुद्धि ये कभी भी लिंग भेद नहीं करती है कि लड़का है तो उसकी कम बुद्धि होगी, लड़की है तो उसकी ज्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बुद्धि पर किसी समूह या जाति का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं, बिल्कुल सही बात है, बुद्धि पर किसी भी जाति का कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है। लेकिन बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, ऐसी बात नहीं है। बुद्धि की कोई भी जीवन भर ऐसे नहीं है कि बुद्धि जीवन भर मतलब उसकी वृद्धि होती जाएगी बुद्धि लब्धि की, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये बात गलत है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगला है, कई क्षमताओं को एक साथ रखा जाना क्या कहलाता है? तो कई क्षमताओं को एक साथ रखा जाना क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन को आप कैसे पकड़ोगे? इसको आप ऐसे पकड़ो कि कई क्षमताएं एक साथ कहां से नियंत्रित होती हैं, ऐसे भी ये आपके पकड़ में जाएगा। तो कई क्षमताओं को एक साथ रखा जाना बुद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है विद्यार्थियों। तो इसमें आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि के संपर्क का प्रतिपादन किसने किया था? किसने सबसे पहले बुद्धि लब्धि का जो कंसेप्ट दिया था? बुद्धि लब्धि बोले तो आईक्यू वाला जो कंसेप्ट है वो प्रतिपादन किसने किया? स्टर्न ने किया, कोई नहीं, जेपी दास या बी ने। तो बुद्धि लब्धि का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले किसने दिया था? स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जवाब आपको हिट करना है। तो ये मैं आपको बता दूं, बीने ने दिया था ये कंसेप्ट, एल्फ्रेड बीने। क्या नाम था इसका पूरा? एल्फ्रेड बीने ने ये कंसेप्ट दिया था, एल्फ्रेड बीने। ठीक है विद्यार्थी। नेक्स्ट, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? बताओ कि भाई मनुष्य का व्यवहार है वो किससे प्रेरित होगा, मतलब मनुष्य का व्यवहार किस डायरेक्शन में जाएगा, ये मेनली किस पे डिपेंड करता है? मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? तो अभिवर्ती पर, अभिप्रेरणा पर, बुद्धि पर, या कौशल पर? तो कौशल तो खुद बुद्धि पर डिपेंडेड है। तो इसमें सबसे प्रबल क्या है? प्रबल है बुद्धि। तो सी ऑप्शन आपका इसमें पूर्णतया सही माना जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी विशेषता एक संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है? कि भाई जिस व्यक्ति की संवेगात्मक बुद्धि है बढ़िया तरीके की, तो उसकी विशेषता नहीं है। मतलब 3 तो संवेगात्मक बुद्धि वाले की है, तो पहले जानो कि कौन सी है। तो देखो, दूसरों के संवेगों और भावनाओं को उपयुक्त तरह से विभेदीकरण कर पाना। आप दूसरों की जो भावनाएं हैं उनमें बढ़िया तरीके से विभेद उनको समझ पाते हो, यह तो संवेगात्मक बुद्धि में आता है। ठीक है, संवेगों को सही प्रकार से प्रत्यक्षीकरण करने और अभिव्यक्त करने की योग्यता, ये भी आता है। ठीक है, तो ये भी संवेगात्मक बुद्धि में आएगा। ठीक है,
सपने और अन्यों के संवेगों को समझना, ये भी संवेगात्मक बुद्धि का है, लेकिन बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण करने की योग्यता यह संवेगात्मक बुद्धि में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, उच्च बुद्धि का संकेत है। उच्च बुद्धि का संकेत क्या है निम्न में से, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो देखो विद्यार्थियों, वैसे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा फेमस सवाल है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का तो सीधा ही आपको आंसर वैसे याद होगा, वरना मैं बताऊं, देखो याद करके अपन कोई चीज बता देते हैं, ये उच्च बुद्धि में नहीं आता है। एक बुद्धि लब्धि परीक्षण में 105 अंक आए, ये भी कोई उच्च बुद्धि लब्धि का मामला नहीं है। उच्च श्रेणी के अंक प्राप्त करना भी कोई उच्च बुद्धि का द्योतक नहीं है। लेकिन यदि आप समान प्रकार की गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर यदि आप उसको दोबारा रिपीट नहीं करते उस गलती को, इसका मतलब आप क्या हो, इंटेलिजेंट प्राणी हो भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्यक्ति के जीवन की सफलता का कितना प्रतिशत सामयिक बुद्धि से निर्धारण होता है। सामयिक भाई, एक व्यक्ति जीवन में सफल होगा, उसकी सफलता में सामयिक बुद्धि का कितना रोल है, यह आपको बताना है। तो सभी विद्यार्थियों के जवाब का इंतजार है, सभी लोग जवाब देते रहें, ठीक है ना। मैं क्वालिटी लगातार चेक करता रहूंगा ताकि आपकी जो क्वालिटी है उसके साथ कोई समझौता ना हो, ठीक है विद्यार्थियों। तो मैं बता दूं, एक व्यक्ति के जीवन में सफलता में 80% जो योगदान होता है वो ईक्यू का होता है। ईक्यू माने जो सामयिक लब्धि होती है ना, सामयिक बुद्धि लब्धि, इसका योगदान होता है 80%, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा, 80% योगदान होता है सफलता में। नेक्स्ट, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। इस पुस्तक के लेखक कौन थे आपको बताना है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, इस पुस्तक के लेखक कौन थे। नैन्सी गिब्स, डेनियल गोलमैन, पीटर सोलेवे, जॉन मेयर। तो कौन थे, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो डेनियल गोलमैन है, वो क्या है, इस पुस्तक के लेखक है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। नेक्स्ट, मानसिक आयु की अवधारणा है वो किसने दी। मानसिक आयु की जो अवधारणा को किसने विकसित किया, ये बताना है। मानसिक आयु वाली MA, मानसिक आयु, मेंटल एज, एक होती है वास्तविक आयु CA, क्रोनिकल एज। तो मानसिक आयु की अवधारणा को किसने विकसित किया, टर्मन ने, स्टर्न ने, बीने ने, केटल ने। तो बताओ इसका जवाब कौन देंगे, सभी लोगों को जवाब देते रहना है, ठीक है। मानसिक आयु की अवधारणा है वो आपको बतानी है, तो सभी लोग जवाब दो। सभी लोगों के जवाब का इंतजार, मैं क्वालिटी चेक करता रहता हूँ कंटिन्यू, ठीक है ना, ताकि ऐसा नहीं हो कि मैं पढ़ाता जाऊँ और पीछे पूरा पूरा घास हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपकी मानसिक आयु की अवधारणा है, तो इसमें आपका बीने जवाब होगा, ठीक है ना। बीने ने मानसिक आयु बताया। एक सेकंड रुकना विद्यार्थियों, एक सेकंड, एक स्लाइड थी उसमें एक हल्की सी मिस्टेक है, मेरे दिमाग में आया इस क्वेश्चन को देखते ही। वो क्वेश्चन नंबर कितना था देखो, मैं अभी चेक कर लेता हूं, यहां से सीधा ही बता दूं। वो क्वेश्चन था आपके, एक सेकंड रुकना विद्यार्थियों, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें, मैं अभी आपको बता दूंगा उसका। ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 15 था ना, कि बुद्धि लब्धि के संपर्क का प्रतिपादन किसने किया। तो देखो मानसिक आयु के बारे में सबसे पहले बताया था, मानसिक आयु इसके बारे में तो सबसे पहले बताया था बीने ने, ठीक है। और जो ये बुद्धि लब्धि का जो संपर्क था ना, बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट, ये सबसे पहले दिया था आपके स्टर्न ने। किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था, और इसको बाद में अधिक मॉडिफाइड किया था टर्मन ने, ठीक है ना। तो इसका जो जवाब है वो आपके ये ना हो करके, एक मिनट, इसमें ये जवाब करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है ना। मैं पेन चूज कर लेता हूं, इसमें स्टर्न आएगा, ठीक है ना। स्टर्न एकदम सही जवाब होगा, बाकी के जवाब नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट ले लो, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, बस। ये देखो कई बार हो जाता है, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियों से ही सीखता है, तो गलती बिल्कुल होती रहती है, हमसे भी हो जाती है। देखिए किसके अनुसार बुद्धिमान व्यक्तियों के पूर्वज भी बुद्धिमान हो सकते हैं। यह किसका सिद्धांत है, बोरिंग का, वुडवर्थ का, वॉटसन का या गाल्टन का। तो ये किसका सिद्धांत है, यह भी एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन में से एक है।
तो इसका मैं सही जवाब बता दूं आप लोगों को, आपने भी मन में सोच लिया होगा कि कौन सा होगा। इसमें गाल्टन होगा, इसमें गाल्टन जवाब है वो एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बुद्धि समावेश करती है, ये सीटेट में आने लायक क्वेश्चन है, बुद्धि समावेश करती है अपसारी चिंतन का, अभिसारी चिंतन का, समालोचित चिंतन का और विचारशील चिंतन का। तो बुद्धि किसका समावेश करती है बताइए। तो बुद्धि है, आपने भी ऑप्शन सोच लिया होगा, ये बहुत मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है। अभी तक इस क्वेश्चन का जवाब यदि आपको ज्ञात नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर लेना। इसमें होगा आपका अभिसारी चिंतन का, बी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन, स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत कहा जाता है, किस तरह का सिद्धांत कहा जाता है ये बताना है, ठीक है ना। स्टर्नबर्ग द्वारा, स्टर्नबर्ग ने कौन सा दिया, सूचना संधारण सिद्धांत, कोई नई कारक सिद्धांत या मानवतावादी सिद्धांत। तो आपने कई बुक में पढ़ा होगा, ऐसे लिखा हुआ है सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत। और यह सिद्धांत किसने दिया था, तो यह सिद्धांत दिया था आपके स्टर्नबर्ग ने। किसने दिया था, स्टर्नबर्ग ने, ठीक है ना। तो इसमें आपका ये हो जाएगा ए, सूचना संधारण सिद्धांत। तो ठीक है विद्यार्थियों, तो इसी के साथ जो आज के जो टोटल 24 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब 1 मिनट में सीधा ही ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, सीधा ही ले लेते हैं, ये लो। इसी के साथ जो अपना आज का टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को बताना है कि आप लोगों के इसमें 24 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, ये जवाब दीजिए आप लोग। 24 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, ठीक है ना। तो और आज का टेस्ट आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। मैंने ये रिकॉर्ड करके और उसको शेड्यूल के रूप में चला रहा हूं, आपको ऐसे लगेगा जैसे लाइव चल रहा है, लेकिन वो लाइव नहीं चल रहा है, वो शेड्यूल किया हुआ है, ठीक है विद्यार्थियों। तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे, ये सफिशिएंट है आपके लिए। और जो लाइव क्लास है वो 9 बजे प्रारंभ होगी। और आज अपन राजस्थान के दुर्ग टॉपिक को लेकर जुड़ेंगे। कौन सा टॉपिक है, दुर्ग। तो दुर्ग टॉपिक को लेकर अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट आप लोग जरूर से जरूर कर देना, मैं आपके कमेंट लगातार पढ़ूंगा। और कल का जो टॉपिक है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, ताकि आप कल बढ़िया तरीके से तैयार करके आए टॉपिक। तो कल का टॉपिक रहेगा आपका बाल विकास। टॉपिक भी यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे मैं यहाँ लिख दूं बाल विकास। बाल विकास है वो आपका कल का टॉपिक है। तो ये कल टॉपिक बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ के आना मस्ती से, ठीक है ना। बाल विकास वाला टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।